तो बच्चों अध्याय 8 में आज हमें अगला भाग शुरू करना है और ये भाग जो है हमारा वो उपास्थि तथा पेशियों से संबंधित है। तो दो नई चीज़ों के बारे में आज आपको जानना है कि उपास्थियाँ क्या होती हैं और पेशियाँ क्या हैं और ये किस प्रकार कार्य करती हैं। तो बच्चों छोटी सी गतिविधि आपको फिर से करके देखनी है। आपको अपने कान के ऊपरी हिस्से को, ये जो हिस्सा है, यहाँ जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को छू के देखना है, इसे स्पर्श करना है बच्चों। तो जब आप इसे स्पर्श करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी कठोर अस्थि भाग का आप अनुभव कर रहे हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? तो आप देखिए कि ये आपको कठोर भी लगता है लेकिन आप इसे मोड़ा भी सकते हैं। यहाँ आगे देखते हैं, क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? आपको ऊपर दबाने के बाद नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से दबाना है। ये जो हिस्सा है जिसे हम कर्णपाली कहते हैं, इसे आप दबा के देखिए और तब बताएं कि क्या इन दोनों को जब आपने छुआ, इन्हें जब आपने दबाया तो आपको कोई अंतर दिखा या नहीं दिखा। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी हिस्सा उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, यानी ये जो कर्णपाली वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसमें जितना लचीलापन है उतना लचीलापन इस ऊपर वाले हिस्से में नहीं है। आपको अवश्य ही ऐसा लगा होगा बच्चों। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि यह अस्थि जितना कठोर नहीं है, ये जो हमारे कान का ऊपरी हिस्सा है, ये हिस्सा, ये अस्थि जितना कठोर नहीं है। तो ये क्या है? यह क्या कहलाता है बच्चों? उपास्थि कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में अस्थियों के अलावा कुछ उपास्थियाँ भी पाई जाती हैं। तो अस्थियाँ बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, उनकी तुलना में उपास्थि थोड़ी कम कठोर, कम सख्त होती है। आगे चलते हैं बच्चों। एक और गतिविधि आपको करके देखनी है। छोटी सी गतिविधि है कि आपको अपने एक हाथ की मुट्ठी बनानी है। एक हाथ को क्या करना है? आपको मुट्ठी के रूप में बांधना है, मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करें। जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये मुट्ठी बनाई गई है, फिर इसे ऊपर उठा करके आपका कंधा जो है इसे आपको छूने का प्रयास करना है। ऐसा प्रयास करने पर आप क्या देखेंगे? दूसरे हाथ से छूने पर आपको एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। ये जो भाग है इसकी बात हो रही है बच्चों कि जब आप दूसरे हाथ से इसको ऐसे करके और दूसरे हाथ से छुएंगे तो आपको एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। इसे ही हम पेशी या मांसपेशियां कहते हैं। संकुचित यानी कि लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है। जब खींचा जा रहा है तो यहाँ पेशी की लंबाई में कमी होती है जिसे संकुचन कहते हैं और ऐसा करने पर पेशी की जो आकृति है वो उभर के दिखाई देने लगती है। उसके बाद चलते या भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। आप जब चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तब आपके पैरों की जो पेशियां हैं वहाँ भी ऐसा ही संकुचन नज़र आता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है बच्चों। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि पेशी का संकुचन होता है तो यह छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और कुछ मोटी हो जाती है। अस्थि को वह पेशी आसानी से खींच पाती है। अब आगे बात करते हैं बच्चों कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए जब हम चलते हैं, हमारा शरीर गति करता है, तो वास्तव में हमारी अस्थियां और मांसपेशियां दोनों का एक समन्वय वहां पर होता है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में
खिंच जाती है। दो पेशियों की हम बात करें, एक युगल के रूप में वो काम करती हैं। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थि उस पेशी की दिशा की तरफ खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। हमने संकुचन की बात करी, संकुचन में पेशी की लंबाई घट जाती है, वह छोटी या मोटी हो जाती है, जबकि शिथिलन की अवस्था में जो पेशी है वो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अब ये दोनों पेशियां इस प्रकार शिथिलन और संकुचन की स्थिति में आती रहती हैं। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। तो ये पूरा प्रक्रम आपको समझना है कि पहले एक पेशी सिकुड़ती है और वो अस्थि को उस दिशा में खींचती है, फिर दूसरी पेशी उस दौरान शिथिलन की अवस्था में आ जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए जो शिथिल पेशी है वो फिर क्या करती है, संकुचन करती है यानी सिकुड़ती है, जबकि पहली पेशी क्या हो जाती है, इस दौरान शिथिल हो जाती है। जो पेशी पहले सिकुड़ी थी वो शिथिल हो जाती है और जो पहले शिथिल थी उसमें अब संकुचन प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि पेशी केवल खींच सकती है, ये खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती है और इसी कारण एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर के कार्य करना होता है। दो पेशियों को संयुक्त रूप से मिलके कार्य करना होता है ताकि वो किसी अस्थि को गतिमान कर सके। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। इसी पाठ को हम आपके अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसे ही जारी रखेंगे। तो आज हमने सिर्फ दो मुख्य बातें सीखी, उपास्थि क्या है और पेशियां किस प्रकार अस्थियों को गति कराने में सक्षम होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।